हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं सुधा मिश्रा, कैलिबर अड्डा पे आप सभी का स्वागत है। हिंदी में हम सब लोग व्याकरण पढ़ रहे थे, व्याकरण में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, कुछ चीज़ें जो बची हैं, वो अभी मैं धीरे-धीरे क्लियर करती जा रही हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समास। समास, जब भी हम समास के बारे में बोलते हैं, तो हमको लगता है कि समास तो बहुत ईज़ी है, बहुत आसानी से आ जाएगा, एग्ज़ाम आते ही मैं उसको एक-एक बार देख लूँगी, वो चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। पर जब अधूरी जानकारी होती है तभी हमें इन चीज़ों में ये सारे के इस तरह के क्वेश्चन फँसते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे या कई समास विग्रह ऐसे आ जाते हैं जिसका ना तो हम विग्रह कर पाते हैं, सही विग्रह कर पाते हैं। सही विग्रह ना कर पाने की वजह से हम समास नहीं पहचान पाते कि कौन-सा समास है, किसमें कौन-सा पद प्रधान है, किसमें कौन-सा पद प्रधान है या समास कितने प्रकार के होते हैं। इसमें भी बहुत सारे किताबों में, बहुत सारे राइटर्स में आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है कि हाँ, क्या चीज़ें सही हैं। तो मैं आपको आज वो सारी चीज़ें क्लियर करने वाली हूँ कि समास में कौन-कौन सी बाधाएँ आती हैं समास को समझने में और क्या-क्या टिप्स हैं जिनको आप याद कर लेंगे या माइंड में बिठा लेंगे तो आपका समास कभी गलत नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। पूरी वीडियो देख के आप एक-एक चीज़ें नोट करते जाएँगे और कॉन्संट्रेट होके एक-एक चीज़ें समझते जाएँगे तो समास आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं समास। जब 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से नया शब्द बनता है तो उसे सामासिक शब्द कहते हैं, ठीक है? और उनसे योग को समास कहते हैं, ठीक है? ये चीज़ें मेन हैं। समास क्या होता है? समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मिलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि 2 ही शब्द मिले, 2 या 2 से अधिक शब्द होते हैं। तभी वो दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो उनको समासिक शब्द कहते हैं और उनका जब योग हो जाता है तो उसे समास कहते हैं। जैसे हम समास में के बारे में 2-3 चीज़ें कह सकते हैं कि समास में क्या होता है? 2 या 2 से अधिक 2 या अधिक शब्दों का मेल होता है, ठीक? अब जो जो 2 शब्द होते हैं उसमें एक दोनों में से एक पद प्रधान व दूसरा गौड़ होता है, ठीक? या या दोनों पद प्रधान या गौड़ होते हैं, ठीक है? इसमें 3 चीज़ें आती हैं, तीनों चीज़ों को आपको इस तरह से देखना है। समास होता क्या है? 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल होता है। कई बार 2 शब्द होते हैं, कई बार 2 से अधिक शब्द होते हैं, उनका मेल होता है। दूसरी चीज़ इसमें 2 पद होते हैं, जैसे हमने लिया 2 या 2 से अधिक, तो उसमें या तो पहला पद प्रधान होगा या तो दूसरा पद प्रधान होगा। दूसरी चीज़ हो गई कि कुछ समास में प्रथम पद प्रधान होता है, कुछ समास में द्वितीय पद प्रधान होता है। तीसरी चीज़ क्या आई? या तो दोनों पद प्रधान होते हैं या दोनों पद गौड़ होते हैं, ठीक है? तो इस तरह के समास होते हैं। वैसे दोनों पद गौड़ समास जैसे बहुब्रीहि समास हो गया, उसमें दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ इसलिए होते हैं क्योंकि उसका तीसरा अर्थ निकल के आता है, ठीक है? तो इस तरह के पद होते हैं।
अब हम ये देखते हैं कि किस तरह के ये जो पद होते हैं इनको कहते क्या हैं? पहला होता है समस्त पद। उम, थोड़ा-सा मैं रब कर देती हूँ, ये पूरी चीज़ें नहीं आएँगी। हुँ, इसमें होता है पहला समस्त पद, दूसरी चीज़ है पूर्व पद, तीसरी चीज़ है अ, उत्तर पद और चौथी चीज़ है समास विग्रह। समास में इन्हीं चारों चीज़ों का समावेश होता है। अब कहते क्या किसको हैं? ये समस्त पद होता है समास विधि से बना नया शब्द, ठीक? इसको कहते हैं समस्त पद, ठीक है? पूर्व पद होता है पहला पद, उत्तर पद होता है दूसरा या बाद का पद। पद यानी शब्दांश। समास विग्रह क्या होता है? दोनों पदों का विस्तृत रूप, ठीक है? समास में 4 चीज़ें आती हैं। जिस तरह से हम समासिक विग्रह करते हैं, उसमें 4 चीज़ों का समावेश होता है, ठीक है? एक समस्त पद होता है कि 2 शब्दों से जोड़ के जो नया शब्द बनाया गया, उसे समस्त पद कहते हैं। दूसरी चीज़ आई पूर्व पद यानी दोनों जो शब्द जोड़े गए हैं, उसमें पहला पद कौन-सा है? क्योंकि गौड़ और प्रधान 2 चीज़ें हमको उसमें अलग करनी है। और तीसरी चीज़ आई उत्तर पद यानी बाद का पद कौन-सा होता है? और लास्ट की चीज़ आई समास विग्रह यानी उसका विग्रह कैसे किया गया, विग्रह कैसे बना, उस सब जो समासिक शब्द है, उसका विग्रह किया गया, उससे जो नया शब्द बना, वो क्या है? ठीक है? उदाहरण के लिए हम देख लेते हैं, कैसे होता है। जैसे हमने एक शब्द ले लिया ज्ञान सागर, ठीक? इसमें ज्ञान क्या है? पूर्व पद है, ठीक? सागर क्या है? उत्तर पद है, ठीक? और ये अ, नया शब्द है, दोनों शब्दों को जोड़ के इसका समासिक विग्रह क्या होगा? ज्ञान का सागर, ठीक? ज्ञान का सागर यानी ये इसका समासिक विग्रह हुआ, यानी कि क्या हुआ? नया शब्द जो बना है। ये तो समस्त पद हो गया। इसको समस्त पद कहते हैं। समस्त पद। और ये हो गया नया शब्द यानी सामासिक विग्रह, ठीक है? चीज़ें आपको क्लियर हो गई? ये हमारा शब्द हो गया ज्ञान सागर। इसका जब हमने सामासिक विग्रह किया, तो इसमें हमने देखा पूर्व पद क्या है? पूर्व पद ज्ञान है और उत्तर पद क्या है? सागर है और इसका समस्त पद क्या हो गया? समस्त पद हो गया ज्ञान सागर और इसका समास विग्रह क्या हो गया? ज्ञान का सागर, ठीक? इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई? कहीं कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर डालिएगा क्योंकि कहीं भी कोई डाउट रह जाता है तो आगे आपको सामासिक विग्रह समझने में बहुत दिक्कत होगी। इसलिए कहीं भी कोई डाउट लेके नहीं चलिएगा, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा वो चीज़ उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगी, जहाँ आपको डाउट आते हैं, ठीक है?
तब अब हम जब पद की बात करते हैं तो जो हमारा समास का विग्रह होता है वो इन्हीं पदों के आधार पर होता है, ठीक है। पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के हैं। अब देखिए इसमें भी कई किताबों में, कई राइटर्स में मतभेद है। वो कई किताबों में आपको 6 तरह के लिखने को देखने को मिल जाएंगे, पर 6 तरह के नहीं है समास। समास पदों की प्रधानता के आधार पर ही निर्धारित होते हैं और पदों की प्रधानता के आधार पर सिर्फ 4 समास हैं, ठीक है। वो मैं आपको बताती हूँ। पहला है प्रथम पद प्रधान, दूसरा है द्वितीय पद प्रधान, तीसरा है दोनों पद प्रधान और चौथा है दोनों पद अप्रधान, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से समास आते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। प्रथम पद प्रधान, इसमें कौन सा समास आता है? अव्ययी भाव समास, ठीक। द्वितीय पद प्रधान किसमें होता है? द्वितीय पद प्रधान होता है तत्पुरुष समास, ठीक। अब तत्पुरुष में द्वितीय पद प्रधान 3 समासों में होते हैं। तत्पुरुष समास है, इसी के अंतर्गत 2 समास और आ जाते हैं। कौन से? द्विगु समास और कर्म धारय समास, ठीक। दोनों पद प्रधान, इसमें आता है द्वंद्व समास, ठीक। और दोनों पद अप्रधान मतलब दोनों पद गौड़ होते हैं, कोई पद प्रधान नहीं होता है, वो है बहुव्रीहि समास, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। समास 4 प्रकार के होते हैं। प्रथम पद प्रधान, द्वितीय पद प्रधान, दोनों पद प्रधान, दोनों पद अप्रधान। दोनों प्रथम पद प्रधान में अव्ययी भाव समास आ जाता है, द्वितीय पद प्रधान में तत्पुरुष आता है, उसके अंतर्गत 2 और समास आते हैं, द्विगु समास और कर्म धारय समास। और दोनों पद प्रधान में आता है द्वंद्व समास और दोनों पद अप्रधान में आता है बहुब्रीहि समास। अब इन सारे 6 समास की मैं डिटेलिंग करूंगी। इस आधार पे हमारे 6 समास हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अगर एग्जाम में आने की बात होती है कि पदों की प्रधानता के आधार पर समास कितने प्रकार के होते हैं, तो समास 4 प्रकार के ही होते हैं। 6 प्रकार के समास लिखने की गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है।
कहीं भी किसी भी राइटर की किताब में अगर आप पढ़े लिखे किसी राइटर की किताब में देखेंगे तो आपको 6 प्रकार के समास नहीं मिलेंगे। हाँ, बहुत सारे लोग सबको लगता है कि हिंदी तो बहुत आसान है, मैं भी पढ़ा सकता हूँ, मैं भी पढ़ा सकती हूँ। तो इस तरह के राइटर की बुक केवल प्रकाशन के नाम पर, पब्लिकेशन के नाम पर राइटर अपना नाम नहीं देगा, उसके नाम पे बहुत सारी किताबें छप जाती हैं, उसमें आपको 6 प्रकार के देखने को मिलेंगे। जबकि प्रधानता पदों की प्रधानता के आधार पर समास 4 प्रकार के ही होते हैं, 4 प्रकार के ही याद रखिएगा। चलिए अब सारे समास की हम डिटेलिंग करते हैं। इसको मैं अब रब कर दे रही हूँ। पहला हमारा है अव्ययी भाव समास। ठीक, अव्ययी भाव समास से मतलब ये होता है कि इसमें हमने जैसे बताया था प्रथम पद प्रधान होता है। ठीक है, इसमें प्रथम पद अव्यय व द्वितीय पद संज्ञा होता है। ठीक है, अब पूर्व पद यानी प्रथम पद, पूर्व पद क्या होता है? अव्यय। अव्यय अव्यय हमने आपको बताया था क्या होते हैं, ये अविकारी शब्द होते हैं। ठीक, यही कह लीजिए प्रधान होते हैं शब्द में, या कह लीजिए यही उपसर्ग होते हैं। ठीक है, तो इसमें जब हम कोई पद या कोई शब्द लेके आएंगे तो उसमें पहला पद ही प्रधान होगा। पहला पद ऐसा होगा कि वो अविकारी हो, जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन उत्पन्न नहीं होगा, किसी तरह का विकार उत्पन्न नहीं होगा। वो उपसर्ग भी होगा। हिंदी में उपसर्ग बहुत सारे हैं। उपसर्ग की क्लास में आगे आपकी लेने वाली हूँ। जैसे आप देखेंगे संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं, हिंदी में आप लेंगे 13 उपसर्ग हैं और उर्दू में 19 उपसर्ग हैं। इन सारे उपसर्गों में से कोई एक होगा। उपसर्गों की क्लास में आपकी अलग से लूंगी। हाँ, पर मैं बता रही हूँ कि ये उपसर्ग होगा प्रथम शब्द। ठीक है, उसके उदाहरण के लिए मैं आपको बता रही हूँ। जैसे जैसे हो गया आजीवन। क्या हो गया आपका? अव्यय हो गया ना, यानी कि पूरे जीवन भर। जैसे हो गया यथा शक्ति। यथा क्या हो गया? अव्यय हो गया। यथानुसार, यथाशक्ति, कहीं भी आप लगाएंगे यथा तो उसमें कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होगा, यानी कि शक्ति के अनुसार। जैसे हो गया समक्ष। सम मतलब सा हमारा क्या हो गया? उपसर्ग हो गया। तो क्या हो गया? अक्ष मतलब आंख, यानी कि अक्ष के सामने। या हो गया प्रत्येक। प्रा में ये प्रा ना कोई प्रत्यय है और ना ही कोई वो है, इसका उपसर्ग क्या है? प्रति। प्रति एक, यानी कि हर एक। ठीक है,
हर एक के साथ या हर एक के समक्ष, या आप लगा लें अ, असामयिक। आ का मतलब ना से है, सामयिक जिसका समय ना हो। तो या फिर आप एक और ले लेते हैं, प्रतिदिन। इसमें भी प्रति का मतलब नहीं है, प्रति से है, यानी कि हर एक दिन। इस तरह से समास का विग्रह होता है। इसमें प्रथम पद देखिए क्या होता है, अव्ययी होता है, अभिकारी होता है, प्रधान होता है, ठीक है? क्योंकि जीवन, जीवन कोई प्रधानता है नहीं, आजीवन उसकी विशेषता कौन बता रहा है? आजीवन मतलब पूरे जीवन भर, या यथाशक्ति, शक्ति तो हर जगह प्रयोग होती है, प्रधानता उसकी कौन बता रहा है? यथाशक्ति, जितनी शक्ति हो, शक्ति के अनुसार, जितनी शक्ति हो, इस तरह के शब्दों का समावेश होता है अव्ययीभाव समास में, ठीक है? प्रत्येक, प्रत्यक्ष ये शब्द ऐसे होते हैं कि जो एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़ करने के लिए कि हाँ, प्रति इसमें वो प्रत्यय कहाँ से, वो अव्यय कहाँ से अलग करेगा। तो इस तरह से समक्ष, ये कहाँ गया? हाँ, समक्ष, तो इसमें अलग करने में जहाँ दिक्कत होती है, ऐसे शब्द एग्ज़ाम में ज़्यादा आते हैं, ठीक है? तो इन पे आप ज़्यादा फ़ोकस करिएगा। चलिए अब दूसरा समास हम पढ़ते हैं, तत्पुरुष समास। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, ठीक है? इसमें बाद वाले पद की प्रधानता होती है, ठीक है? इस तरह से हम इसको पहचानते हैं कि इसमें पहला पद प्रधान नहीं होता है, इसमें अव्ययी भाव में हमने देखा था पहला पद प्रधान होता है या अव्यय होता है, और तत्पुरुष समास में प्रथम पद प्रधान नहीं होता है, इसमें द्वितीय पद प्रधान होता है, ठीक है? दूसरा वाला पद जो होता है, उसकी प्रधानता होती है। इसके साथ ही इसके पहचानने का हम है कारक चिन्ह, हम जैसे हम लोगों ने जैसे पढ़ा है, कारक चिन्हों में कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, इन सब का इसमें कहीं न कहीं समावेश होता है वो विग्रह करने में। उसके लिए आपको विग्रह आना ज़रूरी है, उसके लिए मैं आपको बताती हुई चलती हूँ नियम। जैसे है माखन चोर, ठीक? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, माखन तो कहीं भी मिल जाता है, चुराने वाला, माखन को चुराने वाला। क्या हो गया? माखन को चुराने वाला। जैसे हो गया रस भरी, इसका विग्रह क्या होगा? रस से भरी। भाई विशेषता यही तो है कि भरा हुआ है, किससे भरा है? रस से। इसकी स्पेशलिटी जो होती है वो यही तो है, चुराने वाला क्या है? माखन तो रखा है, उसकी स्पेशलिटी यहाँ क्या बनी? चोर हो गया, चुराने वाला, कृष्ण भगवान उसको चुराते थे। या रस से भरी, आपका हो गया
घुड़सवार, घोड़े पर सवार। ठीक है। नेक्स्ट हो गया देशभक्ति। देश के लिए भक्ति। पांचवा हमारा हो गया गंगा जल, यानी गंगा का जल। ठीक है। इसमें देखिए, अब जब जो मैंने बताया था कि हम कारक चिन्हों का प्रयोग इसमें विग्रह करने पे होता है। माखन को चुराने वाला कौन सा कारक है? कर्म कारक। या रस से भरी कौन सा कारक है? करण कारक। घोड़े पर सवार, देश के लिए गंगा का जल। ठीक, सबका कारक। ठीक है। तो ये इस तरह से हम देखते हैं कि तत्पुरुष समास में उत्तर पद, दो उसके पहचानने की विधियां हैं। एक तो उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद कौन सा है? उत्तर मतलब बाद वाला पद। सवार, भक्ति, जल, जल कहाँ का है? गंगा जल। ठीक है। विशेषता किसकी बताई जा रही है? ये जल है। जल विशेषता किसकी बताई जा रही है? गंगा का जल है, इसलिए स्पेशल है। ठीक है। तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है। अब हम आपको नेक्स्ट दो बताएंगे उत्तर पद प्रधान वाले। एक तो हमारा द्विगु समास और दूसरा कर्मधारय समास। ये दोनों समास भी होते हैं जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। उसका हम ए कह सकते हैं, या फिर आप चाहें तो तीसरा समास भी कह सकते हैं, या दूसरे का ये ए है, इसको हम कहते हैं द्विगु समास। इसमें प्रथम पद गौड़, गौड़ का मतलब कि प्रधान ना हो, वह संख्यावाचक होता है। वह द्वितीय पद प्रधान होता है। ठीक। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। दशानन, 10 हैं जिसके आनंद। ये समास ऐसा है कि जो हमारा बहुव्रीहि समास में भी आएगा। सॉरी। ठीक है।
और संख्यावाचक है जब बहुब्रीहि की कंडीशन नहीं होगी, उस कंडीशन में ही आनन। आनन देखिए, आनन मतलब सिर होता है, तो 10 तो प्रमुख है नहीं, प्रमुख क्या है? आनन यानी कि सिर। तो इसलिए ये यहाँ पे द्विगु समास भी हो रहा है, ठीक? चौराहा यानी कि 4 राहों का समाहार, यानी 4 राहों के पंचवटी, पंचवटी 5 वटियों का समाहार, ठीक है? ठीक है, इसी तरह आपका हो गया त्रिनेत्र, 3 है नेत्र, या चतुर्भुज, 4 हैं भुजाएं, ठीक है? अर्थात अगर निकल आता है, अर्थात तो देखिए इसमें भी निकल रहा है, 3 है नेत्र, इसमें भी निकल रहा है। अगर बहुब्रीहि नहीं आता है तो होगा द्विगु समास होगा। वैसे द्विगु समास की परिभाषा ही यही है, प्रथम पद गौड़ भी हो और संख्यावाचक भी हो। गौड़ देखिए राहा, राह तो यहाँ पे प्रमुख है, 4 गौड़ है, क्योंकि राह तो है ही, उसकी प्रमुखता क्या है? 4 राहें हैं। अब वो 5 राहें भी हो सकती हैं, 3 राहें तिराहा भी हो सकता है, तो वो कई हो सकते हैं। राह इसमें प्रमुख है और प्रथम पद संख्यावाचक है और गौड़ है, ये इसकी विशेषता होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास पहचानना सबसे आसान है। इसमें पूर्व पद गौड़ व उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, इसके साथ एक विशेषता इसकी और है, वो मैं लिख देती हूँ। इसमें प्रथम पद विशेषण हुआ, दूसरा पद विशेष्य होता है। ठीक है, मतलब समझ में आया कि पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है, अर्थात संज्ञा होता है जिसकी विशेषता पहला पद बता रहा होता है। ठीक है, इसके उदाहरण मैं आपको देती हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। जैसे हो गया महाकवि। अब कवि क्या हो गया? कवि कोई संज्ञा ही तो है, उसकी विशेषता क्या है? महा। प्रथम पद क्या है? विशेषण है। विशेषण महान, महा मतलब महान, विशेषता ही तो बताई जा रही है। किसकी विशेषता? कवि की, यानी कि महान है जो कवि। तो इस तरह से ये क्या हो गया? कर्मधारय समास हो गया। या महौषधि, महा मतलब बड़ी या महान, या कह लीजिए महान है जो औषधि, जो औषधि
औषधि क्या है? संज्ञा है। कैसी है औषधि? महान है, बहुत ही अच्छी औषधि है, महान दवाई है जो अच्छा काम करती है। इस तरह की इसमें आ जाते हैं शब्द, जिसमें प्रथम पद क्या होता है? गौड़ होता है। गौड़ क्या होता है? गौड़ के साथ ही वो विशेषण होता है, यानी कि विशेषता बता रहा होता है द्वितीय पद की, ठीक है? इसलिए ये पहचानना आसान है। इसके अलावा एक और देख लीजिए, महात्मा, यानी कि महान है जो आत्मा। आत्मा, ठीक है? एक और शब्द मैं आपको बता रही हूँ, अक्सर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इसमें आपस में डिस्प्यूट रहते हैं, कौन-सा सही है, कौन-सा गलत है। कई बार एग्ज़ाम में इसमें आंसर चेंज भी हुए हैं, इवन हमारे बोर्ड ने भी आंसर चेंज किए हैं, और जो चेंज किया है वो गलत आंसर चेंज किया है बोर्ड ने भी। लेकिन क्या करें, हमको तो आयोग की बात माननी ही है, क्योंकि आयोग ने क्वेश्चन पेपर बनाया है। ये क्वेश्चन है पीताम्बर। ठीक, पीताम्बर ऐसा शब्द है, अंबर, पीला है, अंबर मतलब वस्त्र होता है, और पीला, पीत का मतलब पीत का अर्थ होता है पीला, ठीक। तो अंबर द्वितीय पद देखिए अपने आप में प्रधान आ रहा है, पीला है वस्त्र या अंबर, ठीक है। तो अंबर, अंबर यानी वस्त्र, वस्त्र प्रधान आ रहा है, वस्त्र की विशेषता क्या बताई जा रही है कि वो कैसा है? पीला है। तो इस तरह से ये कर्मधारय समास हुआ। जिस एग्ज़ाम की मैं बात कर रही हूँ, मुझे एग्ज़ाम नहीं याद आ रहा है, पहले तो उसमें कर्मधारय को माना गया था, फिर जब आयोग की बात आई, आयोग ने उत्तर आंसर की जब जारी की, तो उसमें इसको कर्मधारय ही माना। पर बाद में बहुत सारे जो हमारे अभ्यर्थी थे, अभ्यर्थियों ने बहुत सारे अपने रिकॉर्ड पेश किए, इस किताब में ऐसा है, इस किताब में ऐसा है, तो हमारा आयोग भी बदल गया। पता नहीं आयोग में कैसे लोग हैं, वो मैं नहीं जानती। तो आयोग ने इसको बहुब्रीहि समास बता दिया। पर दोबारा से ये गलती मेरे ख्याल से तो नहीं होगी, और ना ही ये बहुब्रीहि समास है। ये हमारा कर्मधारय समास ही है, ठीक है? आई होप नोट डाउन कर लिया होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है द्वंद्व समास। तीसरा समास है द्वंद्व समास। अब द्वंद्व समास क्या है? इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं, ठीक है। इसकी विशेषता कैसे इसको पहचानते हैं? इसमें दोनों शब्द जो होते हैं प्रधान होते हैं, या तो एक दूसरे के विलोम होते हैं, या एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है। अब कई लोग ये मानते हैं कि इसमें योजक चिन्ह लगा होता है, और हम बीच में और विग्रह करने पे और जोड़ देते हैं, ये अपने आप में द्वंद्व समास है। आप पहचान तो जाते हैं, पर कई बार हमको कंफ्यूज करने के लिए आयोग हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रख देता है कि जिसमें योजक चिन्ह नहीं लगा रहता है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे हमने ले लिया देवासुर, इसमें योजक चिन्ह है? नहीं है। इसका विग्रह देव और असुर होगा, असुर और देव 2 चीज़ें शामिल हुई हैं, पर इसमें योजक चिन्ह नहीं है। तब भी ये हमारा क्या हुआ? द्वंद्व समास हुआ। तो इसमें देखिए, द्वंद्व का अर्थ ही होता है झगड़ा,
द्वंद्व, जब आपस में मतभेद हो, आपस में द्वंद्व उत्पन्न हो, आपस में झगड़ा उत्पन्न हो, तो उसी को द्वंद्व कहते हैं, झगड़े को ही। तो इस तरह से जब 2 शब्दों में आपस में दोनों प्रधान हैं तो झगड़ा तो उत्पन्न होना ही है। या तो नई चीज़ें निकल के आएँ, नई-नई निकल रही हैं, 2 ही शब्द हैं, तो वो आपस में झगड़ा है या आपस में द्वंद्व हो रहा है, तो वही द्वंद्व समास हो जाता है, ठीक है? योजक चिन्ह तो लगे होते हैं, 90% में लगे होते हैं, मैं उससे नकार नहीं रही हूँ। हाँ, पर उसी को मान लेना, उसी को अपना आधार बना लेना सही नहीं है। आधार बनाने के लिए ये दोनों चीज़ें सफिशिएंट हैं। जैसे दोनों शब्द जो होते हैं, एक-दूसरे के विलोम होते हैं, या तो दोनों एक-दूसरे के पूरक होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमने ले लिया माता-पिता, इसका विग्रह क्या हुआ? माता और पिता। अब इसमें मैं आपको दोनों चीज़ दिखाई देती हूँ। लिंग वाइज़ अगर देखेंगे तो माता और पिता दोनों एक-दूसरे के क्या हैं? विलोम हैं। और अगर पूरक की बात करते हैं तो माता-पिता हमारे पेरेंट्स हैं, एक-दूसरे के पूरक हैं। ऐसे भाई-बहन की बात करें, भाई-बहन भी यही हो जाता है। या नमक, मिर्च, नमक और मिर्च। और सत्तुमित्र तो बहुत पुराना हो गया। भाई-बहन, भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, देखिए दोनों एक दूसरे के विलोम हो गए हैं, ठीक है? तो इसमें हम देखते हैं जो दोनों शब्द होते हैं, प्रधान तो दोनों है, माता भी प्रधान है, पिता भी प्रधान है, दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, एक दूसरे के विलोम भी हैं। नमक मिर्च, नमक और मिर्च दोनों क्या है? एक दूसरे का विलोम है, दोनों आपस में झगड़ा कर सकते हैं, द्वंद्व हो सकता है। भाई बहन, ये दोनों एक दूसरे के पूरक भी हैं, विलोम भी हैं, आपस में क्या द्वंद्व हो सकता है। पाप और पुण्य, इनमें दोनों आपस में द्वंद्व हो सकता है। तो जो इन तरह के वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। द्वंद्व समास पहचानने में मेरे ख्याल से अब आपको कहीं से कोई गलती नहीं होगी। ठीक, अब हमारा लास्ट आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, ठीक? इसमें दोनों पद गौड़ होते हैं। गौड़ मतलब प्रधान ना होना, गौड़ होते हैं। वह दोनों मिलकर नया अर्थ निकालते हैं। ठीक है? 2 शब्दों 2 या 2 से अधिक शब्दों का मेल इसमें भी होता है, एज़ इट इज़ जैसे सब समास में होता है, उसी तरह इसमें भी होता है। इसमें दोनों पद जो होते हैं, दोनों प्रधान नहीं होते हैं, दोनों गौड़ होते हैं, ठीक है? और दोनों गौड़ होते हैं और दोनों जब मिलते हैं, तो वो नया शब्द निकालते हैं, नया अर्थ, उसका एक नया ही अर्थ निकाल लेते हैं। वो उस शब्द में ही छुपा होता है, जिसको हमें निकालना होता है विग्रह करने पे, ठीक है? तो किस तरह निकालते हैं, वो हम देखते हैं। जैसे हमने ले लिया
चक्रपाणि। पाणि क्या होता है? हाथ होता है। चक्र होता है चक्र, तो दोनों पद प्रधान नहीं है। तो इसका विग्रह हुआ चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात किसके हाथ में चक्र होता है? विष्णु जी के, अर्थात विष्णु जी। नया अर्थ आ गया जो कि शब्द में नहीं है, चक्रपाणि। तो इस तरह से ये हमारा हो गया बहुब्रीहि समास। दूसरा हमारा लेते हैं जैसे हमने ले लिया लंबोदर। दो शब्दों से मिला लंबा उदर, यानी कि लंबा है उदर यानी पेट, उदर जिसका, अर्थात लंबा पेट किसका है? कौन से भगवान का? या सबसे लंबा पेट आपको किसका दिखता है? मतलब गणेश जी। ठीक है, उनको लंबोदर भी तो कहा जाता है। या हम ले लेते हैं वीणा पाणि। पाणि मतलब हाथ हो गया, वीणा मतलब वीणा हो गया। तो जिसके हाथ में वीणा हो, क्या है? जिसके हाथ में वीणा हो, अर्थात वीणा लेके कौन सी देवी रहती है? सरस्वती माता। तो अर्थात सरस्वती जी। ठीक, ऐसे ही हमारा हो गया दशानन। इसका भी नया अर्थ निकलता है, दस है आनंद जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, या फिर आप कर रहे चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, चार भुजाएं किसकी हैं? विष्णु भगवान की हैं। तो यानी विष्णु जी। या वज्रपाण, जो हाथ में वज्र धारण किए हैं, किसने धारण किया था? या गिरिधर, जिसके हाथ में गिरी है, पहाड़ को किसने उठाया था? कृष्ण भगवान ने। तो इस तरह के शब्द जिसका अर्थात निकल के आ जाए, तब तो आप उसको बहुब्रीहि लगाएंगे। लेकिन अर्थात में अगर आपका अर्थात नहीं आता है, अर्थात समझ में नहीं आता है क्या है, तो वहां आप बहुब्रीहि नहीं लगाएंगे। वहां वो जैसे कर्मधारय है या जिस तरह का पद प्रधान है उस तरह के शब्द आप लगाएंगे। ठीक है, आई होप आपको सारे समास समझ में आ गए होंगे। समास में दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, उनसे जो नया शब्द निकलता है। ठीक है, समास में चार चीजें होती हैं। सामासिक पद होते हैं, पूर्व पद होता है, प्रथम पद होता है, सॉरी, पूर्व पद होता है, उत्तर पद होता है और सामासिक विग्रह होता है। समस्त पद उसे कहते हैं जो दोनों को जोड़ के नया शब्द बनता है। सामासिक विग्रह वह होता है जो दोनों को अलग करके एक नया शब्द बनाया जाता है। ठीक है, और प्रधानता के आधार पर जैसे मैंने आपको बताया कि चार प्रकार के समास होते हैं। समास आप चार प्रकार के ही लिखिएगा, 6 प्रकार के नहीं। 6 अवश्य होते हैं, लेकिन वो द्वितीय पद प्रधान के आधार पे 3 होते हैं। जैसे तत्पुरुष होता है, तत्पुरुष के अंतर्गत 2 समास और आते हैं, आपके द्विगु समास और कर्मधारय समास। बाकी आपके समास टोटल हैं अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, तत्पुरुष में द्विगु और कर्मधारय, आपके 4 हो गए। नेक्स्ट आपका हो गया द्वंद्व समास और नेक्स्ट आपका हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इस तरह से चारों समास पूरे हो गए, 6 समास पूरे हो गए हैं। समास 6 मैंने आपको पढ़ाए हैं। किसी से भी समाज को समझने में, किसी को पहचानने में आपको किसी तरह की प्रॉब्लम आती है, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा, मैं आपके डाउट्स क्लियर कर दूँगी। समाज के लिए अगर आपको ये लगता है कि दूसरी, क्योंकि समास आते ज़रूर हैं एग्ज़ाम में और फँसा के क्वेश्चन आते हैं, तो किसी भी समास में भी आपको कहीं दिक्कत आ रही होगी समझने में, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। मैं एक और क्लास आपके लिए ले लूँगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लाने तक धन्यवाद।